बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? कुछ वक्त की मसरूफ़ियत के बाद हम फिर से हाज़िर हैं। तो जैसा कि हम लीगल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे थे, कुछ लॉ गेट के लेक्चर्स थे और दूसरे जनरल लॉ के, वो भी हमने देखे थे। तो इस बार हम दो सब्जेक्ट्स लाए हैं। फ़िलहाल तो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। आज उसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो लेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को क्यों दिया गया जबकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मौजूद था। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, इसमें 10 चैप्टर और 57 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये सवाल होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए या नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसकी रेमेडीज़ लेने के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मौजूद है। ठीक है, तो उसके होने के बावजूद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को क्यों दिया गया? तो इसकी वजह जो है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो पर्पज़ है वो है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नाकामियाँ मौजूद हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई रेमेडी मौजूद है तो वो सिर्फ डैमेजेस है, कंपनसेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ही रेमेडी मौजूद है। तो उसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को दिया गया ताकि जो दूसरी रेमेडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एडिक्वेट रेमेडी डैमेजेस नहीं है, उसको परफॉर्म करना ही है हर सूरत में। तो इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 को दिया गया। ठीक है, मैंने कहा क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ ओनली वन रेमेडी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास सिर्फ एक रेमेडी डैमेजेस है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदे का नुकसान हो जाए और ये कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को दिया गया। तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मिलता है इक्विटी से, और ये ब्रिटेन में अभी भी पहले भी कॉमन लॉ था, तो बाद में उसे इक्विटी का सिस्टम भी दिया गया। ये ऐसे हुआ कि अगर कॉमन लॉ से किसी को कोई रिलीफ नहीं ग्रांट किया जाता था, क्योंकि कॉमन लॉ फॉलोज़ द लॉ। सही है, कॉमन लॉ जो था वो जो उनके स्टेट्यूट्स बने हुए थे उसी को फॉलो करता था। तो पटिशन टू किंग दी गई। पटिशन टू किंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कॉमन लॉ ने किसी को कोई रिलीफ ना दिया तो वो जाते थे किंग के पास और उसे के सामने अपना मसला पेश करते थे। तो किंग जो था वो उन्हें लॉ के स्टेट्यूट्स में लॉ मौजूद नहीं है अगर, तो उसके बावजूद भी उन्हें वो रिलीफ ग्रांट किया जाता था। तो जब कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट नहीं किया, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करती थी, स्टेट्यूट्स फॉलो करती थी, तो इसलिए किंग ने रिलीफ ग्रांट किया। जब किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग पार्टिकुलर रिलीफ तो बोझ बढ़ने लगा। जब बोझ बढ़ा तो ज़्यादा पटिशन्स आने लगी, ज़्यादा मसाइल आने लगे, ज़्यादा जो थे सूट्स आने लगे। तो किंग ने चांसलर्स को अपॉइंट किया। ठीक है, फिर जब चांसलर्स को अपॉइंट किया तो चांसलर्स ने कोर्ट ऑफ चांसरी, कोर्ट ऑफ कंसाइंस जो फॉलो करती थी मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी, जो मेनली वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बेसिक 12 मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी हैं, तो उनको फॉलो करती थी। तो उसके बाद चांसली कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया, जिनको आगे चल के कोर्ट्स ऑफ इक्विटी कहा जाने लगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो है वो इक्विटी है। इक्विटी को एक कोडिफाइड फॉर्म में, एक स्टेट्यू की फॉर्म में दिया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो डिपेंड करता है कॉन्शियसनेस ऑफ जज का दिल क्या कहता है, क्या जज को हम मुतमिन कर सकें तो कि वो हमें जो है रिलीफ ग्रांट करे। तो ये जो है इसकी बेसिक हिस्ट्री है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक रिलीफ कैसे आया। इक्विटी को अभी मैंने आपको बताया कि इक्विटी जो है वो कोडिफाइड फॉर्म है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इक्विटी का कोडिफाइड फॉर्म है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।
तो इसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 कहा जाएगा। उसके बाद ये सारे पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल है, सारे पाकिस्तान में एक्सटेंडेड है और 1 मई 1877 को इन्फोर्समेंट हुई थी इसकी। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन क्लास है, इसमें फर्स्ट है ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं? किसी की ज़िम्मेदारी को, जो भी ड्यूटी, जो भी फ़राइज़ लॉ की तरफ से इन्फोर्स किए गए हों उन्हें ऑब्लिगेशन कहते हैं। उसके बाद ट्रस्ट है, इंक्लूड्स एवरी स्पीशीज़ ऑफ एक्सप्रेस इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ओनरशिप। पहले तो फिड्यूशरी ओनरशिप को समझें, वो है क्या है। फिड्यूशरी ओनरशिप की रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वेयर वन पार्टी इज़ इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। जब एक पार्टी इस पोजीशन में हो कि दूसरी पार्टी की जो विल है उसको डोमिनेट कर सके, तो उसे कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, फादर सन, ये जो रिलेशंस हैं ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप के ऑर्बिट में आते हैं। और जैसे ट्रस्ट पढ़ा तो ट्रस्ट में 3 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, आथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी। आथर वो है जो हु क्रिएट्स ट्रस्ट, जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है। ट्रस्टी वो है हु रन्स इंस्टीट्यूशन, जो ट्रस्ट का इंस्टीट्यूशन कायम किया गया है, जो उसे चला रहा हो वो ट्रस्टी है, और जो उसे फ़ायदा उठा रहा हो वो बेनिफिशियरी है। उसके बाद हमारे पास इसका सेविंग्स का सेक्शन नंबर 4 है। एक्सेप्ट वेयर इट इज़ हेयर इन अदरवाइज एक्सप्रेसली इनेक्टेड नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोई भी रेमेडी, कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड है उसका, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच मे हैव अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो इसकी मीनिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, दैट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डज नॉट बार एनी अदर रेमेडी इफ़ गिवन बाय एनी अदर स्टेट्यू। अगर किसी अदर स्टेट्यू में कोई रेमेडी दी गई है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसे बार नहीं करता। सी, टू अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स। इसका यही मकसद है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, देन इट विल नॉट क्रिएट द राइट, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्टर होना लाजमी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 एंड 50 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, और वो रजिस्टर नहीं हुआ, तो हम यही कहेंगे कि किसी का राइट क्रिएट नहीं हुआ। जब तक कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होता तब तक राइट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। तो ये जो क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5 है, इसे कहते हैं इट इज़ ऑल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 5 में सारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिया गया है। वो कैसे कि जो इसका है, स्पेसिफिक रिलीफ इज़ गिवन by taking possession of certain property and delivering it to claimant. It means possessor relief, जो कि दिया गया है सेक्शन 8, 9, 10 एंड 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 5 का ए डील करता है पजेजरी रिलीफ के साथ। उसके बाद सेक्शन 5 बी करता है मैंडेटरी रिलीफ बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी, मैंडेटरी करना है, लाजमन, बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू। ये क्या हुआ? मैंडेटरी रिलीफ। उसके बाद सी है प्रिवेंटिव रिलीफ बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी, ये बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद डी है डिक्लेरेटरी रिलीफ बाय डिटरमाइनिंग डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज़। किसी पार्टी का किसी लैंड पर, किसी प्रॉपर्टी पर, किसी गाड़ी पर कोई जो है राइट डिक्लेयर करना कि ये गाड़ी, ये लैंड फ़लाँ शख्स की है, फ़लाँ की नहीं है, तो ये हुआ डिक्लेरेटरी रिलीफ। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर।
5 क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5 का जो ई है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ये डील करता है सेक्शन 44। अब मैं जो इनके रिलेटेड सेक्शंस हैं वो रिपीट करता हूँ। 5A के जो रिलेटेड हैं वो है सेक्शन 8, 9, 10, 11, ठीक है। 5B के जो रिलेटेड सेक्शन है वो है 30 से 41, ठीक है। 5C के जो रिलेटेड सेक्शन है वो है एक तो सेक्शन 6, फिर है 52 से 57 तक। उसके बाद डिक्लेरेटरी रिलीफ के जो रिलेटेड सेक्शन है वो है 42 एंड 43 एंड 5E का जो रिलेटेड सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 44। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रिवेंटिव रिलीफ सेक्शन 6 दिया गया है 5C में, किसी पार्टी को प्रिवेंट करना, ये प्रिवेंटिव रिलीफ है। रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पेनल लॉ। अगर पेनल लॉ में पर अमल नहीं हो रहा, अगर पेनल लॉ पर अमल नहीं हो रहा तो उसको लागू कराने के लिए या अमल कराने के लिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं आ सकते। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मेयर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग पेनल लॉ। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा और पार्टी उस पर सूट फाइल करती है दैट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दैट ही इज़ लायबल टू परफॉर्म, then such suit will be barred as according to section 7। यानी कि अगर पेनल लॉ पर अमल नहीं हो रहा, जो कि पेनल लॉ है, ये है सिविल लॉ, रिलीफ ग्रांटिंग लॉ। अगर पेनल लॉ पर अमल नहीं हो रहा तो उस पेनल लॉ पर अमल कराने के लिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं आ सकते। तो हमने इंट्रोडक्शन से लेकर सेक्शन 7 तक देखा, इसकी हिस्ट्री भी देखी। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।